Hello students, in this lecture we will learn about growing degree days or heat unit. ये क्या होती है growing degree days and what is the importance in crop production and how it is calculated. तो ये जो growing degree days है बहुत important concept है crop production में, लेकिन इसको समझने से पहले हमको टेम्परेचर का इफ़ेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस crop production, crop growth. So in various ways, in many ways, temperature affect crop production, crop growth. तो ये कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर? तो ये जो एक मैंने टेम्परेचर अपलोड कर रखा है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, आप उस लेक्चर को देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो किसी भी प्लांट के लिए जब कोई डेवलपमेंट फेज चेंज होती है, और डेवलपमेंट फेज़ आप समझ रहे होंगे कि जर्मिनेशन हुआ, फिर इमरजेंस हुआ, सीडलिंग स्टेज आई, फिर 2 लीव्स आई, 3 लीव्स आई, फिर बहुत सारी लीव्स डेवलप हुई, फिर टिलर प्रोडक्शन हुए, शूट प्रोडक्शन हुआ, और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई, फ्लावरिंग हुई, सीड प्रोडक्शन हुआ। ये सारा डेवलपमेंट फेज़ है। तो जब भी कोई डेवलपमेंट फेज़ चेंज होती है तो उसमें हीट का एक्यूमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हीट एक्यूमुलेट नहीं होती है देन वन डेवलपमेंट फेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज। मान लीजिए किसी प्लांट में 4 लीफ है, तो नेक्स्ट लीफ का क्या होगा, नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज क्या होगी, 5 लीफ स्टेज। मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो प्लांट में 4 लीफ स्टेज बनी रहेगी, उसमें 5 लीव्स नहीं आएंगी। तो डेवलपमेंट फेज जो चेंज होती है दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हीट। अगर हीट एक्यूमुलेट नहीं हो रही है तो उसमें डेवलपमेंट फेज नहीं आएगी, प्लांट की स्टेज वही बनी रहेगी। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। तो इसी की जो स्टडी करते हैं हम, जो इसकी रिलेशनशिप है ग्रोथ ड्यूरेशन और ग्रोथ एंड टेम्परेचर, ये जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज ग्रोइंग डिग्री डेज। तो जो ग्रोइंग डिग्री डेज है इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप ग्रोथ एंड टेम्परेचर। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रोइंग डिग्री डेज क्या बताता है, ये बताता है कि क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर की एंड क्रॉप ग्रोथ की। और इस ग्रोइंग डिग्री डेज को हम हीट यूनिट भी कहते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग डिग्री डेज इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि GDD से हम ये पता करते हैं कि उसमें डेवलपमेंट फेज आगे आएगी या नहीं आएगी। तो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब प्लांट को मिलती है तब वो उसमें आगे उसमें ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट फेज चेंज होती है। अब ये आपको क्लियर है हीट कहाँ से आती है, सोलर रेडिएशन से आती है। तो सोलर रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो इसी की स्टडी जो है GDD कहलाती है, ग्रोइंग डिग्री डेज। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रोइंग डिग्री डेज हम क्या मतलब है, ग्रोइंग डिग्री डेज GDD। ओके, अब इसको समझने से पहले आपको टेम्परेचर समझना पड़ेगा। टेम्परेचर आप समझ रहे होंगे क्या होता है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं। इसमें कई तरह के टेम्परेचर होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर। ये एक मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर से आज मैं बता देता हूं कि जो बेस टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है कि अगर इससे नीचे टेम्परेचर हुआ तो उसमें क्रॉप ग्रोथ नहीं होगी। तो इस टेम्परेचर पे क्रॉप ग्रोथ नहीं होती है, ना तो उसमें इंक्रीज होगा ग्रोथ में, ना ही उसमें रिडक्शन होगा। तो ये वो लो टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर नहीं है, ये बेस टेम्परेचर है जिसको हम TBB एब्रीविएट कर देते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं, चाहे मेज है, राइस है, उसके लिए जो बेस टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है खरीफ सीजन में तो मेज की कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। मान लीजिए उसमें 6 लीफ है और टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है तो वो उसी स्टेज में रहेगा, उसमें कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, ना तो उसकी ग्रोथ में रिडक्शन होगा ना उसमें इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ ग्रोथ 0 हो जाएगी। राइस के लिए भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। रबी क्रॉप्स जो होती हैं उसके लिए जनरली 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेस टेम्परेचर होता है। इन जनरल अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग है, लेकिन इन जनरल रबी क्रॉप्स के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम वीट की बात करें तो वीट के लिए ये अबाउट 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो अगर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रबी सीजन में टेम्परेचर बना है दिसंबर जनवरी में, जो रबी सीजन में है, वो अगर 4.5 टेम्परेचर बना हुआ है लगातार कंटिन्यूस, तो जो वीट की कोई ग्रोथ उसमें नहीं होगी, कोई इसमें ड्राई मैटर प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई इसमें फर्दर कोई नई लीफ नहीं आएगी। तो जब ये टेम्परेचर 4.5 से ज़्यादा होगा तभी वीट में इंक्रीज होगा। सिमिलरली खरीफ क्रॉप्स में जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी उसमें फर्दर ग्रोथ होगी, ड्राई मैटर प्रोडक्शन होगा, लीव्स आएंगी, जो भी प्रोसेस होगा ग्रोथ का। तो ये आपको समझना जरूरी है कि बेस टेम्परेचर क्या है। तो अब देखिए, इस टेम्परेचर पे कोई ग्रोथ नहीं होती है। अब इस टेम्परेचर से ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कि जब टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तभी प्लांट में ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ती जाएगी और डेवलपमेंट फेज चेंज होती जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें देखना पड़ेगा ग्रोथ होने के लिए टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। तो बस यही जो है कहलाता है, ये जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर है बेस टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, वही जीडीडी कहलाता है। तो जीडीडी अगर हमें निकालना है ग्रोइंग डिग्री डेज, तो हमें देखना पड़ेगा टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। अब टेम्परेचर देखिए क्या है, दिन में मैक्सिमम रहता है और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मिनिमम रहता है। तो ये जो टेम्परेचर हम देखेंगे पूरे दिन का, हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो जीडीडी क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर माइनस बेस टेम्परेचर। तो बेस टेम्परेचर से कितना ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर है। अब एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर किससे निकलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम मिनिमम को जोड़ लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए और फिर बेस टेम्परेचर को माइनस कर दीजिए। तो ये एक पर्टिकुलर डे का जीडीडी निकल आएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे पे मेज क्रॉप है और वहाँ जो है एक पर्टिकुलर डे में मान लीजिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, मैक्सिमम 28 है, और मिनिमम मान लीजिए उस दिन का 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर 28 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एवरेज टेम्परेचर हुआ। अब हमने मेज क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, और मेज क्रॉप में जो बेस टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जो खरीफ क्रॉप्स हैं, राइस है, मेज, उसके 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस पर्टिकुलर डे के लिए जीडीडी कितना हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर माइनस बेस टेम्परेचर। एवरेज कितना है 22, बेस कितना है 10, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कह सकते हैं कितना होगा 12। तो उस पर्टिकुलर डे के लिए जो ग्रोइंग डिग्री डेज होगी वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट होगी। तो हमें पता चल गया कि उस दिन का जो जीडीडी है वो 12 है। तो नेक्स्ट डे का जीडीडी निकालेंगे, फिर थर्ड डे का निकालेंगे, फोर्थ डे का निकालेंगे। तो जैसे जैसे जीडीडी बढ़ता जाता है ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो जैसे 2 लीफ से 3 लीफ आती है तो उसके लिए जीडीडी चाहिए कुछ, फिर 5 लीफ के लिए और जीडीडी चाहिए, 6 लीफ के लिए और जीडीडी चाहिए। तो इस तरह से जीडीडी एक्युमुलेट होती रहती हैं और डेवलपमेंट स्टेज चेंज होती रहती हैं। अगर जीडीडी नहीं बढ़ रही है तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो किसी भी ग्रोथ के लिए होने के लिए, प्लांट के लिए, इवन इंसेक्ट्स में भी जो चेंज होते हैं उसमें भी हीट यूनिट, जिसको हम ग्रोइंग डिग्री डेज कह रहे हैं, उसका एक्युमुलेट होना जरूरी है। तो हम पर डे की जीडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मेज का बताऊं एग्जांपल, मेज में जो है अबाउट 1100 टू 1300 जीडीडी पूरी क्रॉप मैच्योरिटी के लिए चाहिए। अगर इतनी जीडीडी नहीं मिलती है तो फिर मेज की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब जर्मिनेशन होगा, फिर इमरजेंस होगा, सीडलिंग स्टेज आई, इसके लिए जीडीडी का एक्युमुलेशन होना जरूरी है। अगर जीडीडी कांस्टेंट हो गई, नहीं बढ़ी, तो फिर उसमें कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये तो जीडीडी का मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जीडीडी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और फिर जीडीडी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रॉप में मॉइस्चर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन लॉस बढ़ेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो ग्रोथ फिर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ग्रोथ बढ़ेगी और फिर ग्रोथ में रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है।
तो एक लिमिट टेम्परेचर तक ग्रोथ बढ़ेगी, उसके बाद रिडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर हम इस वे में जीडीडी कैलकुलेट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जीडीडी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट फिक्स कर देते हैं, या अलग अलग क्रॉप में हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है। तो जो जनरली खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, और जो रबी क्रॉप्स है उसमें हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कवर एज्यूम करते हैं। तो जब जीडीडी कैलकुलेशन में हम मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, मान लीजिए मेज क्रॉप है और एक पर्टिकुलर डे पे मान लीजिए टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम इसको 36 प्लस 20 नहीं करेंगे, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद ग्रोथ में रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम हायर लिमिट मानते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, वो 30 मानते हैं। तो टेम्परेचर अगर 30 से ज़्यादा जाएगा तो हम उसे 30 ही मानेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं मानेंगे। तो वहाँ फिर एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेशन में जो हम लेंगे वो लेंगे 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25। अब जो जीडीडी निकालेंगे हम एवरेज टेम्परेचर माइनस बेस टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो उस डे के लिए जो जीडीडी बना वो 15 बना। अगर अदरवाइज अगर हम इसको देखें सिंपल फार्मूला से, 36 प्लस 20 56 हो जाएगा, और 56 का एवरेज 28 आएगा। तो हम 28 नहीं लेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट टेम्परेचर की फिक्स कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ग्रोथ नहीं होती है। तो इसको हम मॉडिफाइड जीडीडी भी हम कह सकते हैं, मॉडिफाइड जीडीडी, कि हमने उसकी लिमिट, अपर टेम्परेचर लिमिट फिक्स कर दी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर पर्टिकुलर डे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बेस टेम्परेचर से अगर कम होता है तो जीडीडी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव जीडीडी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर एवरेज टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कम है तो हम वहाँ जीडीडी को 0 लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हम जीडीडी के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फिक्स कर देते हैं, जो खरीफ क्रॉप्स के लिए जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रबी क्रॉप्स के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इन जनरल। वैसे हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, इन जनरल ये इतना है। दूसरा मैंने बताया कि जीडीडी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर एवरेज टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हम इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेज क्रॉप में ही पर्टिकुलर डे पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है, मान लीजिए वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड गया है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है मान लीजिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड गया है, ठीक है। मान लीजिए रबी सीजन में हमने मेज को ग्रो कर रहे हैं, तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, ये तो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9, और बेस टेम्परेचर कितना है 10। तो ऐसे केस में जो जीडीडी अगर हम कैलकुलेट करते हैं 9 माइनस 10 माइनस 1, तो ये -1 हम नहीं लेंगे। ऐसे केस में जब एवरेज टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कम है तो हम इसको कंसिडर करेंगे 0। तो ये कैलकुलेट कर लें कि एवरेज टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से ज़्यादा है या नहीं। अगर एवरेज टेम्परेचर बेस टेम्परेचर से कम है तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। तो अभी मैंने आपको जीडीडी के बारे में बताया कि जीडीडी क्या है, ठीक है। इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड टेम्परेचर, एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला ऑफ एवरेज टेम्परेचर माइनस बेस टेम्परेचर। तो हमारा क्या एज्यूम्शन है या क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे जैसे जीडीडी एक्यूमुलेट होती है ग्रोथ बढ़ती है। तो हर डे की जीडीडी कैलकुलेट की जाती है। तो इसका मतलब जीडीडी बढ़ रही है तो उसमें हीट यूनिट प्लांट में एक्यूमुलेट हो रही है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन हो रहा है, और डिप्लॉयमेंट फेज भी चेंज हो रही है, और एक पर्टिकुलर जीडीडी आने के बाद उसमें क्रॉप मैच्योरिटी आ जाती है। तो जीडीडी के एक्यूमुलेशन से पता चलता है कि कितनी जीडीडी पे क्या स्टेज होगी। तो एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि अगर 100 जीडीडी है तो उसमें कितनी लीफ आई होंगी, अगर 500 जीडीडी है तो उसमें क्या क्रॉप स्टेज रही होगी, अगर 800 जीडीडी है तो उसमें फ्लावरिंग आई होगी या नहीं आई होगी। तो ये एक जीडीडी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये जानने में
कि उसकी क्या डेवलपमेंट स्टेज है और क्या ग्रोथ उसमें हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया जीडीडी के बारे में और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखें, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जीडीडी का है वो ये पता करने में है कि क्या हम किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मान लीजिए कि मैं मेज का एग्जाम्पल लूँ कि मेज के लिए मैंने बताया 1100 टू 1300 और इवन 1400 1500 तक जीडीडी एक्यूमुलेशन जरूरत होती है, और ये डिपेंड करता है कि वो हाइब्रिड है या वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन है। मान लीजिए किसी क्रॉप के लिए या मेज के लिए मान लीजिए 1300 जीडीडी की जरूरत है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इन अ रीजन इफ 1300 जीडीडी इज एक्यूमुलेटेड देन क्रॉप विल मैच्योर। तो हम फर्स्ट डे की जीडीडी निकालेंगे, कितनी आई, माना 20 आई, सेकंड डे की मान लीजिए 15 आई, थर्ड डे की मान लीजिए 22 जीडीडी आई। तो इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, और जब ये इसका सम 1300 हो जाएगा तब क्रॉप की यहां कौन सी स्टेज आ जाएगी? मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये हम जीडीडी कैलकुलेट करते हैं और उससे पता चल जाता है कौन सी स्टेज आएगी। मान लीजिए 400 जीडीडी पे उसमें 4 लीफ आती है, तो जब इसका सम 400 हो जाएगा तो उसमें 4 लीफ आ जाएंगी। तो अगर किसी रीजन में जीडीडी 1300 बहुत टाइम में एक्यूमुलेट हो रहा है, मान लीजिए उसमें 8 महीने लग रहे हैं या 9 महीने लग रहे हैं, माना बहुत कोल्ड वाला रीजन है, तो जीडीडी एक्यूमुलेट होते होते बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब वो रीजन उस क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो पहली इंपॉर्टेंस ये होती है हमें पता करने में, कोई रीजन किसी क्रॉप के लिए सुटेबल है या नहीं है ग्रोथ के लिए। तो जिन रीजन में जीडीडी सही टाइम पर एक्यूमुलेट कर जाएगा वहाँ हम उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर वो जीडीडी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम वहाँ उस क्रॉप को ग्रो नहीं करेंगे। हालांकि बहुत टाइम लगेगा अगर हम उस एरिया में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो, लेकिन हम फिर ऐसे एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, हमें पता चल गया कि इमरजेंस के लिए, जर्मिनेशन के लिए कितना जीडीडी चाहिए या 2 लीफ के लिए कितना चाहिए। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस समय हम सोइंग करें और किस समय जो है हार्वेस्टिंग होगी। जैसे मैंने कहा 1300 जीडीडी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर रीजन में हम देख लेंगे कि अगर हम जून में सोइंग करते हैं तो 1300 जीडीडी कब जाके कंप्लीट होगी, सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, या नवंबर में होगी, या अगस्त में ही हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम हार्वेस्टिंग डेट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हम एसेस करते हैं कि सोइंग डेट क्या होगी, हम कब उसकी सोइंग करें, क्योंकि अगर मेज है तो हमें जीडीडी जल्दी चाहिए उसकी इमरजेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली हम कहाँ बोएंगे उसको? जून जुलाई में बोएंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और अगर रबी सीजन में बो रहे हैं तो जीडीडी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगी, टेम्परेचर लो होगा तो जर्मिनेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, लीफ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सोइंग डेट प्रिडिक्ट करने में, फिर हार्वेस्टिंग डेट प्रिडिक्ट करने में कि कब इसकी हार्वेस्टिंग हम करें, क्योंकि हम पे जो किसी भी एरिया के टेम्परेचर का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, प्रीवियस ईयर का भी रहता है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये जीडीडी, हालांकि जीडीडी तो हम एक्चुअल से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर कितना गया था, कितना जाता है। तो हमें एक अंदाज रहता है कि इस साल भी इतना ही टेम्परेचर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। तो एक तो हमने देखा कि भाई कोई रीजन उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए सुटेबल है या नहीं है, फिर कब उसकी हम सोइंग करें ताकि जर्मिनेशन जल्दी हो जाए, इमरजेंस जल्दी हो जाए, फिर हार्वेस्टिंग डेट भी हम देख सकते हैं। तीसरा है उसकी ग्रोथ स्टेजेस, क्योंकि हर ग्रोथ आने के लिए एक पर्टिकुलर जीडीडी चाहिए, हीट यूनिट चाहिए। तो जैसे कि हम वीट में देखें सीआरआई स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज में सिल्किंग स्टेज है, और पैनिकल इनिशिएशन राइस में इंपॉर्टेंट है। तो हम जब सोइंग करेंगे और उसका पर्टिकुलर डे का हम जीडीडी काउंट करते चलेंगे, हमें पहले से पता रहता है कि इतनी जीडीडी पे होगी तब पैनिकल इनिशिएशन आएगा। तो उस हिसाब से हम क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस पता रहती हैं, ग्रोथ स्टेजेस, फिर इसके अकॉर्डिंग हम इरिगेशन कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन कर सकते हैं या वीड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे एडवांटेज होते हैं ये जीडीडी के, कि हम उसको कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में हम यूज़ करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीडीडी का, कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जीडीडी का इम्पैक्ट क्रॉप पेनिंग इंसेक्ट्स पे भी होता है, कि उसकी लार्वल स्टेज कब होगी, प्यूपल स्टेज कब होगी, कितने टाइम बाद वो एडल्ट में जाएगा, कब एग की हैचिंग होगी। एग की हैचिंग तभी होती है जब पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। मुर्गियों का जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है तभी उसमें हैचिंग होती है। तो इंसेक्ट्स की स्टेजेस भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये जीडीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जनरली एग्जामिनेशंस में इसके फार्मूले पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। तो ये भी मैंने बताया टेम्परेचर का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है क्रॉप ग्रोथ पे। लेकिन अगर कोई वैरायटी फोटोसेंसिटिव है, जो पहले एक लेक्चर में ले चुका हूँ फोटोपीरियडिज्म का, वो लेक्चर देखिए। तो अगर कोई क्रॉप या वैरायटी फोटोपीरियडिज्म से अफेक्ट हो रही है, अधिकतर सभी फोटोपीरियडिज्म में अफेक्ट होती हैं, तो उसमें टेम्परेचर नहीं, उसमें जो डे लेंथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ग्रोइंग डे तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें कितने ड्यूरेशन तक सनशाइन आवर्स रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो फोटोपीरियडिज्म है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज को डिसाइड करता है। तो वहाँ जो रोल है ग्रोइंग डिग्री डेज से ज़्यादा सोलर रेडिएशन की ड्यूरेशन का भी हो जाता है। तो यहाँ दो रोल होगा, एक तो सोलर रेडिएशन की क्वांटिटी हीट कितनी आ रही है, दूसरा सोलर रेडिएशन का ड्यूरेशन कितना है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोथर्मल यूनिट, PTU। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ग्रोथ को अफेक्ट करता है और फोटो पीरियड जो है फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज को अफेक्ट करता है। तो फिर वहां लेते हैं फोटोथर्मल यूनिट, फोटोथर्मल यूनिट्स, जिसको हम PTU भी कहते हैं। ओके, तो PTU से क्या पता चलेगा कि GDD कितनी है और ड्यूरेशन कितनी है सनशाइन की। तो इसको कैसे निकालते हैं, PTU इज इक्वल टू GDD ग्रोइंग डिग्री डेज इंटू लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे। जब हम लेंथ ऑफ डे को GDD से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो PTU में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए GDD किसको कर रहा है, ग्रोथ को कर रहा है। लेंथ ऑफ डे किसको डिसाइड कर रहा है, फ्लावरिंग बिहेवियर को, रिप्रोडक्टिव स्टेज को कर रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है PTU से डिसाइड होती है। तो PTU को हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे GDD को करते हैं। अब GDD में अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो GDD डिग्री सेंटीग्रेड में आती है, अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में लें तो GDD फ़ारेनहाइट में आती है। तो इसमें कोई वो बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, और दोनों को हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमें सेंटीग्रेड में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में इसका सिंपल फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इन जनरल अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डेटा दिया है तो GDD हम डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। अगर कन्वर्जन पूछा है तो इस फार्मूले से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया फोटोथर्मल यूनिट PTU। तो चूँकि फोटोसेंसिटिव वैराइटीज़ हैं या जो क्रॉप्स हैं उसके लिए हम PTU बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेंथ ऑफ डे है, मतलब ये लेंथ ऑफ डे ब्राइट सनशाइन आवर्स की है, कितने टाइम तक सनशाइन आवर्स रहते हैं। तो आज मैंने आपको GDD और PTU के बारे में बताया, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर को और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।